ओके सागर, फाइनली ये शायद, अच्छा इंग्लिश में करें हिंदी में करें, व्हाट डू यू थिंक? दोनों मिला के करते हैं। चलो, हाँ। तो आई थिंक दिस इज़ आवर थर्ड एपिसोड। हम्म। 2 हमने पहले किए हैं। एक हमने किया था बीएसपी पॉलिटिक्स, नॉट बीएसपी बट मान्य और कांशीराम की लेगेसी पे, हम्म। और एक हमने किया था रिजर्वेशन पे। और रिजर्वेशन। दोनों पॉडकास्ट का जो रिस्पांस, हाँ। मतलब लोग बहुत मैसेज करते हैं क्योंकि इतने डिटेल नुआंस्ड वे में लोगों ने बहुत कम एनालिसिस इस तरह की सुनी होगी। तो मेरे पास अभी भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं उन दोनों पॉडकास्ट के लिए। सो आई एम रियली हैप्पी कि वी आर डूइंग द थर्ड वन राइट नाउ थैंक यू सो मच। with better lighting and camera यस। फर्स्ट टाइम। लुक्स वेरी रिच। पिछली बार हम आए थे तो तो बड़ा मुश्किल से हमने किया आपको था उसको। काफ़ी पैसे आने लग गए, हाँ। तो अभी अच्छा भी लग रहा है यार। तो पैसे नहीं, काफ़ी पैसे आने लगे वो नहीं पता, बट हो गया अच्छा सिस्टम। सिस्टम है। सिस्टम थोड़ा बैठ सेट हुआ। चाय भी है अभी हाँ, सब। तो हाँ। तो मेरा पहला सवाल, शुरुआत से ही हम लोग टॉपिक के अंदर अगर जाएं तो, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आपने कहा कि आपने मेरे पॉडकास्ट पे बिहार के बारे में सुना और वो आपको लगा कि ये बहुत ही सतही तौर का डिस्कशन है जिसमें बहुत ही बेसिक सही। लिबरल टाइप के व्यू पॉइंट है। हाँ। लेकिन जो बिहार कभी गए नहीं, जैसे फॉर हाँ। एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जो कभी नहीं है, उनके दिमाग में बिहार की जो इमेज है विच इज़ ऑफ समथिंग अ स्टेट विच इज़ ब्रोकन एंड कांट बी रिपेयर्ड। एक इमेज ये है बिहार के बारे में कि वहाँ पे है, वहाँ का कुछ नहीं हो सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो सकता, जॉब्स नहीं अच्छे क्रिएट हो सकते, और ये सारी इमेज लोगों के अंदर है। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज दैट बिहार has in contemporary time, although Bihar was civilizationally, I think, the epicenter of the Asia at one point of time. So now this is the image. So what do you think of this particular image, being a native of Bihar? राइट, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्लैरिफाइड माई लोकस, कि मैं वहाँ से आता हूँ। मेरी उम्र 36-37 साल है, तो मैंने बचपन से बिहार देखा है, बदलते हुए भी देखा है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो आपने कहा कि ब्रोकन है, और जो इमेज है हमारी बिहार की वो बहुत ही बीमारू भी कहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ से होने के नाते, इसलिए नहीं क्योंकि मैं डिफेंड कर रहा हूँ, कई लोग दिल्ली में रह करके बुराई करते हैं। मैं भी दिल्ली में रहा, बेंगलुरु में रहा, सब जगह पे रहा, अभी भी हम दिल्ली में ही शूट कर रहे हैं। बट मेरे ख्याल में वो एक बहुत ही फॉल्स प्रोपगेशन है। उसमें मीडिया ने बहुत मदद की है उस तरह के इमेज को बनाने में। अगर हमें ये समझना पड़ेगा कि जब आप विकास बोलते हैं, शब्द जो विकास है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि कॉन्क्रीटाइज्ड विकास ही विकास है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ सड़कें नहीं हैं, हमारे यहाँ हाई राइजिंग बिल्डिंग्स नहीं हैं, बहुत सारे हैं। अगर आप बिहार आएँ, अभी कई लोग वो तो फिज़िकली देखने का है, मैं डेटा आपको दे नहीं सकता, बट हमारे यहाँ सड़कें हैं, अभी गांव-गांव तक गई हैं। उतनी चौड़ी नहीं है जितनी शायद आपकी नोएडा में हो, लेकिन 4 लेन बन रहे हैं और भी बन जाएंगे, बनना चाहिए। तो फ्लाईओवर काफ़ी बन गए हैं, पटना में मेट्रो भी अभी शुरू कर दिया है नीतीश कुमार ने। तो ये एक कॉन्क्रिटाइज्ड डेवलपमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन बिहार शुरुआत से, जब भी हम बिहार में विकास की बात करते हैं, तो एक ह्यूमन सेंट्रिक विकास की बात करते हैं, हक और हुकूक की बात करते हैं। हम सिर्फ एक जीडीपी टर्म्स में नहीं समझते कि कितना प्रोडक्शन पूरा हमारा हुआ। हम ये समझते हैं कि हमारा एकक जो हज़ारों कम्युनिटीज़ हैं, उनका हक उस चीज़ में बढ़ा कि नहीं। अगर आज अब जो भी कह ले लेवल जो हमारी जीडीपी है, तो उसको दिखा कर के सब कुछ लगेगा कि यहाँ अच्छा हो रहा है, लेकिन आपको और हम जो जी रहे हैं उसमें असमानता है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो हमारे बिहार में ये होता है कि पॉलिटिकली जब भी ये चीज़ें महसूस होती है लोगों को, तो वो हटा देते हैं। तो मैं उस नज़रिए से कहूँगा कि हमारा बिहार बहुत ही विकसित रहा है, शुरुआत से विकसित रहा है, और लोगों ने जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जो हमारी सोशल रैंकिंग है, हमारी सोशल ऑर्डर में, उसमें हर कम्युनिटी ने अपना वो लड़ा है और लड़ कर के जीता है। अब मिसाल के तौर पे मैं अभी बता दूं कि इसी इलेक्शन में कई जातियों के लीडर जो हैं वो उभर के आए और उन्होंने नेगोशिएट किया। भारत की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के साथ में अगर आप देखें तो दलित की पार्टी है। उनकी पॉलिटिक्स से आप चिराग पासवान की पॉलिटिक्स से इत्तेफाक रख सकते हैं या आपको बुरा अच्छा लग सकता है, वो अलग है। लेकिन अपने आप में जो उस एक ग्रुप ने पासवान, वो अब एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और तो उन्होंने अपने आप में एक ऐसी पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बना ली है
कि वो 3-4 दिनों तक भाजपा को रोक सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी की बातें मानोगे तभी आपके साथ में जाऊंगा इलेक्शन में। और आज वो लगभग 60-70% स्ट्राइक रेट से जीत करके वापस आए हैं। वैसे ही दलित की एक और पार्टी है, सबकास्ट मुसरों की पार्टी है। मेरा कहना ठीक नहीं होगा मुसरों की, क्योंकि वो कहते हैं वो हम सबकी पार्टी है। मुसर लेड पार्टीज कहना ज़्यादा सही होगा। तो उन्होंने भी अपने आप को इतना मजबूत किया कि 5 सीट पे लड़े और 5 जीत के आए, 100% स्ट्राइक रेट। फिर एक फिशर्स की पार्टी है, वो हार गए, लेकिन दूसरी तरफ वो थे। फिर एक कोयरी की पार्टी, एग्रीकल्चर कास्ट है, बिंदु कुशवाहा की, वो भी लड़े। तो अ, और हमारे यहाँ जब पूरे भारत में पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिला, आरक्षण को मैं एक रिप्रेजेंटेशन या शेयरिंग ऑफ पावर की तरह लेता हूँ। वो हमारे यहाँ 79 में कर्पूरी ठाकुर लेके आ चुके थे, और तब से वो लगातार, कर्पूरी ठाकुर की सरकार ज़्यादा दिन नहीं रह पाई, लेकिन इतनी हिम्मत किसी और की सरकार नहीं हुई, कांग्रेस भी वापस लौटी कि वो उसको हटा दे। लेकिन तो ये है विकास, ये था बिहार कि जो वहाँ की राजनीति थी, वहाँ की राजनीतिक आंदोलन थी, लोगों की पीपल लेड जो मूवमेंट्स थे, उन्होंने पिछले 40 साल में, 30 साल में कोई ऐसे विकास को प्रमोट नहीं किया जिसमें एक खास ग्रुप को ही सिर्फ फ़ायदा हो। उन्होंने हक के लिए सब कुछ मांगा। अब जैसे 90s में मछली पे टैक्स लगता था, तो लालू जी ने हटाया। उसके बाद ताड़ी जो एक कम्युनिटी है, बहुत बड़ी दलित की कम्युनिटी है, पासीस टॉडी, वो टॉडी टैपर्स होते हैं, तो उस पे भी टैक्स लगता था, वो उन्होंने हटा दिया। तो ये कैसे हुआ? क्या आप इसे वो एक ग्रुप मोबिलाइज़ हुआ और उन्होंने वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला और कहा कि हम एक इतनी पॉपुलेशन है हमारी, चाहे 1% हो या उधर 3% 4% हो, तो हमें आप इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने टैक्स हटाया, वो ट्रेड कर पाए बिना किसी टैक्स के। चाहे मछली, बहते पानी में मछली पे हमारा टैक्स 90 से ही हटा हुआ था। तो मैं मानता हूँ वो भी एक विकास थी। फिर एक बहुत बड़ा ग्रुप जो हिंदुओं में एक्चुअल बहुसंख्यक है, जब हम बहुसंख्यक समाज की बात करते हैं, खासकर इस पॉलिटिकल नैरेटिव में, मोदी के लीडरशिप में, मोदी के काल में जो बात, अमृत काल में जो बात होती है, तो हमारे हिंदुओं में जो बहुसंख्यक है वो ईबीसी है, जिसको एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, एक संवैधानिक नाम है बैकवर्ड क्लासेस के अंदर, ईबीसी है। वो शेड्यूल कास्ट के ऊपर है, और जो अपर ओबीसी है, बैकवर्ड क्लासेस है, उसके नीचे है। लेकिन वो बहुसंख्यक समाज है हिंदुओं के अंदर। और इस समाज को पूरे देश में पहली बार 2005 में राजनीति में आरक्षण मिला। लोकल जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ है, जिसको पंचायत बोलते हैं, उसमें उनको आरक्षण दिया गया। वो नीतीश कुमार की सरकार ने दिया, और वो आरक्षण अभी तक पूरे देश में वो और कहीं नहीं है। या सबसे पहले हमारे यहाँ एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का आरक्षण शुरू हुआ। तो वो एक और बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी विकास थी। अभी तक जो हमारे संवैधानिक व्यवस्था में थी कि वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, मतलब जो देश की विधायिका है हमारे देश में, उसमें सिर्फ यही ग्रुप्स हैं जो 1936 से चलते आ रहे हैं, और किसी का प्रोविज़न नहीं था। लेकिन एक सबसे बड़ा समाज जो गरीब था, टचबल हिंदूज़ था मगर गरीब था, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपना आरक्षण लिया। मैं सामाजिक तौर से बोल रहा हूँ, तो पॉलिटिकली उन्होंने ऑर्गेनाइज हुए, उन्होंने आरक्षण लिया, और वो नीतीश के आज सबसे बड़े सपोर्टर हैं। नीतीश की क्या पॉलिटिक्स है उसमें ना जाएं, लेकिन इस ग्रुप ने इंश्योर किया कि हम भी अब लोकल बॉडीज़ में हमारा वो रिजर्वेशन होगा। अभी वो असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं हुआ है, लेकिन लोकल बॉडीज़ में है। तो मैं कहता हूँ कि ये भी विकास है, जो विकास बाहर प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको हो सकता है कि और कोई स्टेट में वॉइस ना मिले, लेकिन यहाँ पे मिल रही है। तो एक जो विकास का जो मापदंड है कि मॉल खुलने, बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर दिखने, उसके अलावा भी एक विकास है जिसमें आप छोटी छोटी कम्युनिटीज़ को, जिनको कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, उसको लाने का काम बिहार में हुआ है। मोटे बिल्कुल, तौर पे कहें तो आप ये बिल्कुल, चाहे कहना इसमें। सरकार किसी की भी हम्म। रहे, बिहार उसका में रीज़न क्या है? इन कम्युनिटीज़ जो इतनी मार्जिनलाइज या डाउन ट्रॉडन कम्युनिटी है, जिनके पास कोई वॉइस ही नहीं है, तो ये संगठित होके अपनी राइट्स के लिए कैसे लड़ी? अब ये संघर्ष देखिए बहुत दिनों से चलता आया। बिहार में जो राजनीतिक संघर्ष है हक और हुकूक की, पूरी दुनिया या पूरे जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ द कंट्री है, उनको जातिवादी कहती रही कि वो जातिवादी है। जब यादव
इकट्ठा हुए तो उनको कह दिया कि वो जातिवादी है। जब कुर्मी जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो इकट्ठे हुए तो कह दिया कि कुर्मी है या कुशवाहा की पार्टी है। तो अक्सर जो सवर्ण मीडिया है, या क्योंकि अब तो हम जानते हैं कि न्यूज़ रूम ज़्यादातर सवर्ण रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सवर्ण मीडिया है, तो अक्सर उनको जातिवादी पार्टी कहती है। लेकिन वो जातिवादी पार्टी नहीं है, वो यादव लेड, कुर्मी लेड, कुशवाहा लेड पार्टीज़ हैं। वो तो कहते हैं कि हम सबको चाहते हैं। जैसे सवर्ण क्लास जो है वो आज़ादी के बाद से भाजपा को वोट करती आ रही है, ये एक डेटा से सिद्ध किया हुआ फैक्ट मतलब है। वो हमेशा ब्लॉक में वोट करती है, ब्लॉक एज अ इन ब्लॉक ब्लॉक। वोट हाँ करती है, हाँ। एग्जैक्टली। लेकिन किसी मीडिया ने कभी उनको नहीं कहा कि ये जातिवादी कम्युनिटी है या ये जातिवादी पार्टी है। लेकिन अक्सर जब बिहार में ये ग्रुप ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और फिर उससे आगे बढ़ के अपने लिए वो नेगोशिएट करना शुरू किया, चाहे वो राजनीति में हो या समाज में हो या एजुकेशन में हो या जॉब में हो, तो उनको वो जातिवादी कह दिया गया। तो ये संघर्ष, ये जो जागरूकता जब शुरू होता है, ये आप कह लें कि 80s से शुरू होता है, लेट 70s से शुरू होता है, जब पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार बनती है वहाँ पे। उसके पहले तक सब जो अपर कास्ट बेसिकली थे वो चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ बनते थे। वो कांग्रेस सरकार जो आज़ादी के बाद से चलती आ रही थी, अक्सर सिर्फ उनके ही चीफ मिनिस्टर बनते थे। और जो जो 85% और भी जनसंख्या, हम 85% अब बोल सकते हैं क्योंकि बिहार में कास्ट सर्वे है, और सवर्ण सिर्फ 15% है, और 85% से कोई भी मुख्यमंत्री अब तक नहीं बना था। तो ये जब लड़ाई, पहले तो शुरुआत जयप्रकाश नारायण ने ही की थी, और वो इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ वो एक लड़ाई चली, एक आंदोलन चला, नॉन कोऑपरेशन का आंदोलन चला। तो उसके बाद पहली बार जब सरकार बदली, तो वो समय तभी का समय था जब पहली बार जो मिडिल कास्ट, बेसिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लासेस के अंदर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस भी हैं। आप हिंदू समाज में पॉलिटिकली अगर समझे, पॉलिटिकल क्लासिफिकेशन, तो बेसिकली अपर कास्ट है जो 3 कास्ट ग्रुप है। उसके बाद मिडिल कास्ट आती है जिसमें लैंडेड और लैंडलेस दोनों ही हैं, लेकिन वो सारे टचेबल हिंदू हैं, उनको आप मिडिल कास्ट बोल सकते हैं। नीचे आपके शेड्यूल कास्ट हो जाते हैं। तो ये जो मिडिल कास्ट था वो सबसे बड़ी जनसंख्या में था। वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में थे और या फिर सर्विसेज में थे, चाहे जो ईबीसी ग्रुप है बेसिकली वो सर्विसेज में थी। तो उनके अंदर जब जागरूकता, पहले तो वो धीरे धीरे जब पर्कुलेट हुआ, तो अपर कास्ट से जो सबसे पहले ऊपर के कास्ट थे, जो बेसिकली लालू यादव, नीतीश कुमार की जो, और कुशवाहा, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, पहले उन्होंने उनके लोग आने लग गए राजनीति में, वो इकट्ठा हुए क्योंकि इनके नंबर्स ज़्यादा थे। उनके पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वो असर्ट करने लग गए राजनीति में, वो हक मांगने लग गए। तो पहली बार जब सरकार बनी तो सरकार में भी उनकी जनसंख्या, जनता पार्टी बनी थी, एक एंटी कांग्रेस पार्टी आप उसको समझे, ग्रुप था जिसमें सारे लोग थे। उसमें कम्युनिस्ट भी थे, राइट विंग भी थे, और जो आज के सोशलिस्ट, जिससे बाकी जो लालू और फिर नीतीश कुमार वगैरह पार्टी बनाते हैं, तो वो एक अमालगमेशन था सारी आइडियोलॉजीज़ का, सारे नॉन कांग्रेस पार्टीज़ का एक वो था। लेकिन उसके अंदर जो एग्रीकल्चरिस्ट कास्ट का जागरूकता बढ़ा और दबदबा बढ़ा, तो वो धीरे धीरे सवर्णों से सत्ता छीनते चले गए इंटरनली, क्योंकि उन्होंने असर्ट किया कि अब हमको मिलना चाहिए। आज़ादी के बाद आज तक आप लोगों ने रूल किया है, तो नंबर का बल भी था, और वो एजुकेशनली बैकवर्ड थे लेकिन गरीब नहीं थे, उनके पास ज़मीनें थी, और वो एक तरीके से रिस्पॉन्ड भी कर सकते थे वायलेंटली या अग्रेसिव तरीके से, जो ईबीसी या शेड्यूल कास्ट के पास नहीं था। तो इस कम्युनिटी ने सबसे पहले उसका फ़ायदा लिया कि जब सत्ता बदली पहली बार 77 में, तो इस कम्युनिटी ने धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू किया। साइमल्टेनियसली शेड्यूल कास्ट भी ट्राई कर रहे थे, हमारे यूपी में वो कांशीराम वो ट्राई कर रहे थे, और हमारे बिहार में अलग से शेड्यूल कास्ट भी पहले तो कांग्रेस के पीछे ही इकट्ठा हुई थी, फिर 90s में आपको रामविलास पासवान के साथ में गए, फिर उसमें आगे चल कर के जो जीतन राम मांझी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक अलग से वो बनाया। तो इस तरीके से एक के बाद दूसरी देखा देखी सारे जो ग्रुप हैं वो इकट्ठा होते गए, और वो एक सही मायने में पहले वो इकट्ठा हुए, मोबिलाइज़ हुए, और फिर पॉलिटिकल पार्टी बन करके वो लड़े। दुनिया उन्हें जातिवादी कहती रही लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं, वो जब तक आपके पीछे लोग हैं, जब तक आपके
जब तक आप उनके लिए चीज़ें कर रहे हो, मतलब आप पॉलिटिकली एक सक्सेसफुल एक हेल्दी डेमोक्रेसी चला रहे हो। हेल्दी डेमोक्रेसी क्या कोलिशन है, हम समाज में वैसे ही बटे हो, हम समाज में कोई भारतीय या कोई रीजनल या लैंग्वेज आइडेंटिटी नहीं है। हमारे समाज में एट द एंड ऑफ द डे जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड आपका है, आपको वहीं से मार्क किया जाता है। तो जब तक आपकी एजुकेशनल और वेल्थ वाइज, लैंड वाइज, गवर्नमेंट जॉब, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिसिंग, ये सब में आपका हक नहीं होगा, बाद में चल के ये ग्रुप की डेफिनेशन बदली गई कि ये महिला ग्रुप को एक अलग ही ट्रीट किया जाए। तो उसमें भी जब नीतीश कुमार ने रिजर्वेशन दिया, पुलिस फोर्स में दिया, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, लोकल बॉडीज़ में सबसे पहले हमारे यहाँ आरक्षण हुई महिलाओं के लिए 50% आरक्षण 2006 में हुआ, सबसे पहले हमारे यहाँ बिहार में। तो औरत भी जो एक ऑप्रेस्ड ग्रुप थी, उनको भी वो ताकत मिली, और फिर वो तो इस तरीके से समय समय पे अलग अलग ग्रुप जो है अपने अपने किस तरह वो इकट्ठा हुए, सबकी अपनी जर्नी है, उनका अपना जो इतिहास है, उनके कम्युनिटी के अंदर से कोई लीडर निकले, फिर उन्हें लगा कि हम जो, जैसे आप मिसाल के तौर पे कुर्मी हालांकि बहुत ही एम्पावर्ड ग्रुप है, बट अगर 80s 90s में देखे जब एक ट्रांजिशन चल रहा था, तो पहले वो इकट्ठा लड़े, लालू यादव और कुर्मी एक साथ आए। लेकिन जब कुर्मी के लीडर को लगने लग गया कि क्योंकि यादव उनसे बहुत ज़्यादा नंबर में थे, दोनों बैकवर्ड क्लासेस थे, लेकिन जब दूसरे ग्रुप को ये लगने लगा कि सारी क्रेडिट या फिर सारे रिसोर्सेज का जो एक तरह से शेयरिंग था, वो एक लार्ज पोर्शन सिर्फ उनके अंदर के एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले ग्रुप लेके जा रहे थे, तो उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि अब हम अलग होकर लड़ेंगे और अपना हक खुद लेंगे, और फिर बाद में कोलिशन में चलना होगा तो चलेंगे, नहीं तो हम अलग सेपरेटली चलेंगे। तो इस तरह से कुर्मी ने अपनी लड़ाई शुरू की 94-95 ऑनवर्ड्स। इसमें नीतीश कुमार उभर करके एक बड़े नेता के रूप में आते हैं, लेकिन कुर्मी सिर्फ 3% है हमारे बिहार में, तो उन्होंने और लोगों को जोड़ना शुरू किया, अलग ग्रुप को, जिसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस उनका आज सबसे बड़ा सपोर्ट बेस है। फिर औरत जो एक महिला एक आइडेंटिटी को वो लेके आए और सबको एक तरह से ट्रीट करके 50% दिया। तो इस तरीके से पॉलिटिकली जब ये एक अच्छी बात ये हो कि बिहार में आप देखिए पिछले 30 सालों में कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये किसी सवर्ण को शायद सुन के ऑफेंसिव लगे या कुछ महसूस ना हो, लेकिन ये एक बहुत भारतीय राजनीति में ये बहुत बड़ी बात है। अगर बिहार में कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं हुआ और सवर्ण लेड कोई पार्टी ने रूल नहीं किया है पिछले 30 साल में, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, दोनों की तरफ से एक लोअर कास्ट ग्रुप ने, बैकवर्ड क्लासेस ग्रुप ने उस चीज़ को रूल किया है। तो उससे क्या हुआ कि जो समाज में लोअर कास्ट के अंदर जो है कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि भाई हमारी सरकार है। बिहार में ये प्रोसेस चल रहा था कि बैकवर्ड क्लासेस लगातार एक के बाद एक, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट हो, बैकवर्ड क्लासेस का ही रूल रहता था, तो सारी जातियां भी इकट्ठा होनी शुरू हुई अलग अलग तरीके से। और आज ये है कि लगभग सारी जातियां हिंदू सोशल ऑर्डर में कोई ऐसा ग्रुप बच के मेरे ख्याल में नहीं रह गया बिहार में जिन्होंने अपना शेयर क्लेम नहीं किया हो और अपनी पार्टी बना करके बाहर बड़ा से नहीं उभरे इंटरेस्टिंग हो। है, बिकॉज कल परसों एक बड़ा हाँ। एक क्रिएटर है बहुत पॉपुलर यूट्यूब पे, तो उसका एक मीम टाइप वायरल हुआ था। मतलब उसने अपने बिहार में ही वाज डूइंग दी क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड रिपोर्टिंग, यूट्यूब वाली ग्राउंड रिपोर्टिंग। तो ही वाज डूइंग, तो एक वो मजाक में किसी को बोला था कि यार तुम बातें करते हो बड़ी बड़ी, होते हो इतने अवेयर बातें करते हो और बोलते हो हम तो सबसे अवेयर वोटर हैं, जिताते फिर ऐसे ही लोगों को, तो बड़ा किसको वायरल हो गया। ऐसे अब उसने उनके बोला ऐसे उनके ही, नस हाँ ये वो ऐसे ही तो देखिए ये तो उनकी रिफ्लेक्शन है ना, उनके सोच की रिफ्लेक्शन है। आप अगर हमारे दिल्ली मीडिया को देखें, पूरे इलेक्शन में वो नीतीश और लालू और मोदी के अलावे किसको कवर कर रहा था? प्रशांत किशोर को इतना बड़ा स्पेस दिया गया, इतना बड़ा टीवी टाइम दिया गया, जबकि बिहार में अगर आप होते या बिहार के निवासी होते तो आपको एक सेकंड भी नहीं लगता ये समझने में कि यार ये कौन है। ये आदमी आप पैसे से बना करके दिल्ली में पार्टी बना सकते हो, 10 साल रूल कर सकते हो, लेकिन हमारे बिहार में पॉलिटिकल पार्टी का मतलब कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता है।
लोग, आप उस ऐड को हमारे बिहार, अगर ऐसा आप करोगे तो लोग देखने आ जाएगी। हमारे बिहार में कहते हैं कि वो तो भीड़ तो मदारी के नचाने से, बंदर नचाने से भी लग जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि हम आपको वोट दे देंगे आकर के। तो वो हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे हेलीकॉप्टर देखने भी लोग आ जाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आते थे पहले, स्टार हुआ करते थे हम बचपन में, जब उन्होंने भाजपा के साथ थे। तो इस तरीके से बहुत हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी मतलब उसके पीछे एक इतिहास होता है, उसका एक लीडर होता है, उसके पीछे लोग होते हैं जो इकट्ठा होकर के वो एक किसी खास वजह के लिए लड़ाई लड़ते हैं। सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है, चाहे वो यादव हो, कुर्मी हो, दलित हो, मुसर हो, दलितों में जो है। तो सब एक लड़ाई लड़ करके आए हैं अपने लोगों के बीच में, उनकी एक बैठ है। आप ऊपर से वो होर्डिंग लगवा करके फिर कहो कि हम एजुकेशन दे रहे हैं, तो ऐसा क्या लोअर कास्ट ने कभी एजुकेशन नहीं मांगा? उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ हमें जाति, अपनी जाति का लीडर चाहिए। तो वो आप अपने नज़रिए से देख रहे हो ना भाई, वो उसको तो, वो तो पढ़ गया, उसको अगर नौकरी मिल रही है रिजर्वेशन के अंदर, तो वो विकास नहीं है। आप एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हो? सिर्फ ये कि हम नई बिल्डिंग बना देंगे हो जाएगा? प्रशांत किशोर ने कब कहा कि हम किसी सब जो हक है वो देंगे ही देंगे? बिहार में वो बोलना पड़ेगा ना, ये जिसको आप अक्सर वो एक बहुत ही, जब भी हम लोअर कास्ट या दलितों की बात करते हैं तो उसको एज अ विक्टिम ट्रीट करते हैं। या फिर जैसा उन वो इनविजिबल लोग हैं, कोई एजेंसी नहीं है। तो अगर आप लिबरल हैं तो आप उस तरीके से कि यार ये लोग क्या है, इनको तो मतलब आज भी लोग समझते हैं कि मोदी की वजह से, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर आरएलएसपी हो या चिराग पासवान जीत जाता है। लेकिन ये क्यों नहीं समझता कि भाई बीजेपी अगर इतनी बड़ी पार्टी, इतनी शक्तिशाली पार्टी है, तो उसे क्यों ज़रूरत पड़ती इनको रखने की? अगर उपेंद्र कुशवाहा की तो कोई सीट नहीं थी असेंबली में, लेकिन उनको मनाने उनके घर क्यों गए वो? और उसके बाद एक दिन तक रुके भी रहे। चिराग पासवान ने 3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा को करने नहीं दिया, 40 सीट पे अड़े रहे, जबकि उनकी एक सीट थी असेंबली में, उनको 29 सीट दिया। तो उनकी खुद की पार्टी की समझ है कि इस पार्टी की क्या ताकत है। उसके पीछे 25 लाख वोट था 2020 का। उसके पीछे एक इतिहास था कि उसका बाप सबसे बड़ा सेक्युलर हुआ करता था, रामविलास पासवान, उसने दलित सेना शुरू की थी, तो उसकी एक रिस्पेक्ट है। अब बाद में पॉलिटिकल क्या स्टैंड लिया उसमें वो नहीं देखते जनता। जब उस कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हो ना, तब आपको समझ होती है कि भाई ये हमारा लीडर है, दुनिया कुछ भी कहते रहे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आज वो वक्त में वोटिंग डाल दिया या सिटीजनशिप में डाल दिया, तो उससे उसका इतिहास नहीं बदलता। उसने हमारी कम्युनिटी को किया है, वो अनडिस्प्यूटेड है, तो लोग उसके पीछे चलते हैं। तो इस तरह से जो देखने का नज़रिया है, आज भी आप देखिए कि इलेक्शन जीतने के बाद भी इन हमारे यहाँ ये 3-4 छोटी पार्टियां हैं जिनको 100% स्ट्राइक रेट लगभग मिला है, 80 से लेके 100% स्ट्राइक रेट। उनकी कवरेज कहीं नहीं थी, चाहे चाहे वो जितन राम मांझी की हो, चिराग की हो, उपेंद्र कुशवाहा की हो, एमआईएम की हो। एमआईएम आज जो 6 सीटें जीत के आई थी, कोई वो डिस्कोर्स में था ही नहीं। और अगर जीत के आ रही है तो उसके एनालिसिस से आप ये कर रहे हैं कि यार ये बी टीम है। टीम ऑफ बीजेपी। आप उसको इस तरीके से क्यों नहीं देख पा रहे कि मुसलमान ने अपना लीडर चुन लिया है? अगर मुसलमान मुसलमान लेड एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी को चुनता है, तो आप ये चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो कि भाई अब वो अपने लोग को एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म को चुनना है? ये प्रॉब्लम, ये प्रेस की जो बायस है वो दलित पार्टीज़ के खिलाफ भी होती है कि जब आप बात करते हैं तो आप वो हमेशा अक्सर बात करते हैं कि भाई वो तो क्या है, जीतन राम मांझी उसके साथ जीत गया, वो उसके साथ जीत गया, इन लोगों को क्या है, कुछ दे दो वो जीत जाएगा, 5 किलो अनाज, जो अक्सर डिस्कोर्स में होता है। लेकिन आपने कभी उस चीज़ को एनालिसिस नहीं किया कि भाई जीतन राम मांझी को 5 सीट देने की क्यों ज़रूरत पड़ी? वो आदमी बॉन्डेड लेबरर था, वो पैदा हुआ था एज ए बॉन्डेड लेबरर। वहाँ से वो उसने अपना करियर बनाया, तो वो तब मंत्री था जब नीतीश और लालू मंत्री थे भी नहीं। तो वो मंत्री ऑलरेडी रह चुका था 80 से 85 तक। तो ये इतिहास जो राजनीति में है वो ऑलरेडी जानते हैं, और उनकी समझ भी है कि इनके पीछे जो कम्युनिटी है वो क्या सोचते हैं इनके बारे में। तो मैं भूल गया वो हम किस नहीं, बात वो पे बात कर इनिशियली रहे थे। उसी पे बात हुई थी कि आप वो देखने, अच्छे लोगों को, हाँ, इनको क्यों डालते हो उस पे कि अगर इतनी पॉलिटिकल समझ है तो ऐसे लोग क्यों जिता रहे हो? तो इस टाइप ऐसे का। लोग तो आपकी नज़र में ऐसा लोग है ना, हमारी नज़र में तो लाल कृष्ण आडवाणी वो 4 शीटेड इंसान है, आपकी नज़र में बहुत बड़ा नेता है। रेस्पेक्टेड है वो बहुत हाँ, ज़्यादा। तो वो जबकि लालू का एक बहुत फिर वायरल होता है हाँ, वीडियो, जब उन्होंने रथ यात्रा हाँ, को
हाँ, एक रोका रोका है। सेक्युलर स्पीच दी थी। सेकुलर बोले थे कि हम यहाँ दंगा फसाद बिहार में नहीं करवाने देंगे, चाहे कुछ भी हो, सरकार रहे चाहे ना रहे। हाँ, ये 95 में उन्होंने 95 का भाषण बहुत दिया था। वो है। तो आज लालू को हमेशा कहते हैं कि वो तो चार्जशीटेड है, अब तो चारा उनको चोर। जेल हो गया। तो लेकिन जिस वक्त वो इल्ज़ाम लग रहे थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी चार्जशीटेड थे। और अब जब चारा चोर कहते हो तो एक पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जगन्नाथ मिश्र भी हैं, वो भी कन्विक्ट हुए उसी केस में, चारा चोर में, और उनका बेटा इनके साथ में, एनडीए के साथ में। तो कोई कभी चारा चोर, जब चारा चोर का नाम आता है तो एसोसिएट नहीं करते, क्योंकि वो ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर थे, हालांकि बहुत सेकुलर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन वो टैग उनको नहीं लगा। बट कितना इंटरेस्टिंग ये वाला जो टैग है वो हाँ, अभी तक जिंदा है 2025 तक। कि वो ये नैरेटिव कहीं नहीं डाई डाउन हुआ, जबकि अगर इसी में देखो ना तो इस बार जैसे इलेक्शन हुआ तो काफ़ी मीमिफिकेशन बड़ा हुआ था कि जो मीम जिनकी बन सकें, रीले कट सकें, शॉर्ट्स बन सकें। जैसे वो एक नेता है ना अनंत सिंह, हाँ, वो जो उसका बहुत मीम्स बनते हैं और वो बिल्कुल, बनते हैं, तो उस हर कोई उसी के पास जा रहा है। बाहुबली नेता है, हर कोई जा रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, अपनी स्पीच दे रहा है, और उसकी पॉलिटिक्स क्या, उस पर कोई क्रिटिकली नहीं देख रहा है कि इसकी पॉलिटिक्स क्या है। पर बिल्कुल, उनके लिए हंसी मजाक का साधन है, और उनको आपने क्रिमिनल भी नहीं बोला, बाहुबली शब्द एग्जैक्टली, बोल दिया, और या फिर बिल्कुल, ऐसे बाहुबली सुनने में तो अच्छा लगता है ना कि हम बाहुबली हैं, तो हम्म, उनको कोई उससे दिक्कत नहीं, बट आपने कोई डिराइडिंग बिल्कुल। कोई शब्द उनके लिए यूज़ नहीं किया। देखिए, ये इस पे मैंने भी अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा था। अभी जहाँ से वो लड़ रहे अनंत सिंह, उनके ऊपर दर्जनों केसेस हैं, इंक्लूडिंग यूएपीए, जो हमारे यहाँ आतंकवादी के लिए चार्जेस रखा जाता है, अनलॉफुल बहुत एक्टिविटीज़ में, बड़ा चार्ज उसमें है। भी उनके उनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। वो जेल में रह चुके हैं, और उनके जो बड़े भाई थे वो भी गैंगस्टर थे, और वो भी रहे, विधायक रहे, उसके बाद ये बने हैं। तो अभी जब इस चुनाव में क्या हुआ था कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जो ईबीसी कास्ट का, धानुक कास्ट का, बेसिकली जो कुर्मी का ही सब कास्ट होता है, उसके लीडर की हत्या हो गई थी। वो भी एक कैंडिडेट थे, और जब उनकी हत्या हो गई तो आप मीडिया में कवरेज देखोगे तो उसको उसमें अच्छा नहीं, उसके उसके लिए जो प्रचार कर रहे थे, जो धानुक लीडर थे, वो एक यादव लीडर थे, दुलार चंद यादव। दुलार चंद यादव बहुत ही करीबी लालू यादव और नीतीश कुमार के दोनों के रहे हैं पूर्व में। तो वो यादव जो थे उनके भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स थे, और अनंत सिंह तो पहले से बहुत सारे केसेस है। तो मीडिया में वो जो आप वो एडजेक्टिव यूज़ किया जा रहा था, जैसे आपने कहा कि बाहुबली या स्ट्रॉन्गमैन, इंग्लिश मीडिया उसको स्ट्रॉन्गमैन बोल रही थी, और दुलाल चंद यादव को जो मरा है विक्टिम, उसको गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन बोल रही थी। तो ये तो बहुत ही साफ एक बायस आ जाता है ना। अच्छा, अनंत सिंह की किसी भी विजुअल में आप देखोगे कि एक आदमी फ़ैन लेके लिटरली खड़ा होता है, और उसको पंखा दिया हुआ रहता है। वो एकदम टिपिकल फ्यूडल लीडर जो है, जिस पे आप कभी सवाल नहीं करते, आपको बहुत नॉर्मल लग रहा है। एक इंसान खड़ा होके आपको पंखा दे रहा है, वो फ़ैन खड़ा करके रखता है। वो कोई थूकने आता है तो उसको एक पिटॉन, एक थूकने वाला उसको दौड़ के लेके दौड़ के आता वो, है। हाँ हाँ, ऑन वीडियो उसका छोड़ा हुआ खाना कोई कोई उसका और वो खाता है और खा वो रहा है। बोलता है कि ये तो प्रसाद हाँ, है। प्रसाद है, हमारा खाया हमारा प्रसाद है। खाया तो प्रसाद हो जाता है। तो अब मुझे लगता है ये सब कास्टिस्ट बिहेवियर है, जिसको आप नॉर्मलाइज़ कर रहे हो नॉर्मलाइज ह्यूमर और के ज़रिए। पोकीफाइड करते हो एक तरह से कि ये हाँ, बहुत पोकी और हाँ, फन है, क्यूट है, तो एग्ज़ैक्टली, क्यूटिफाई कर रहे हो एक तरह से उस चीज़ को आप, बिल्कुल। उस बिहेवियर को। हाँ, और अनंत सिंह अगर बैकवर्ड क्लासेस लीडर रहते तो मेरे ख़्याल में वो प्रिविलेज उनके पास नहीं था। उनकी छोटी-सी चीज़ भी, आपको याद है, मेरे ख़्याल में एक बार ही शायद मायावती की जूती को उनके कमांडर ने साफ़ किया था। आज तक वो तो इमेज दिखाते हैं हाँ, कि तो ये तो वो जूते साफ करवाती थी। इतना ही वो चला था। हम्म। तो ये हर एक बैकवर्ड क्लासेस लीडर के साथ में होता है कि अगर उसकी कोई भी बिहेवियर, छोटी-सी बिहेवियर इधर से उधर हुई तो तुरंत उसको एक फ्यूडल लीडर की तरह दिखाया जाने लग जाता है। पूरी मीडिया उसको एक्सपोज़ कर देती है। जैसे आप टैग की बात कर रहे थे, तो जंगल राज, मैं लालू यादव को डिफेंड नहीं कर रहा। हम बिहार के हैं, हम जानते हैं कि यादवों का जो भय है दलितों को, वो रियल है, और भी जो कम्युनिटीज़ का है। और इसको तेजस्वी यादव ने खुद भी माना था। एक रैली में उन्होंने कहा था कि आप सामंतवादी मत बनिए, सबको लेके चलिए। तो वो सारी रियलिटीज़ हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो मीडिया जिस तरीके से एक बायस तरीके से दिखाता है, सब सिर्फ उसी पीरियड को जंगल राज बोलता है, और जंगल राज किस कॉन्टेक्स्ट में बोलता है
कि बैड लॉ एंड ऑर्डर था, ठीक है भाई। तो अगर उसके आप कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे कि जंगल राज था क्या 90s में, तो आपको 1919 में एक पार्लियामेंट डिस्कशन है, जंगल राज के ऊपर ही डिस्कशन है। एक्चुअली वो 1919 जो संसद में डिस्कशन हो रही है उसमें रेजोल्यूशन अटल सरकार लेके आई थी कि लालू यादव की इलेक्टेड गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ यही जंगल राज है। तो मतलब ये आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात होगी कि मान लो पार्लियामेंट में मोदी जी लेके आते रेजोल्यूशन कि हम बंगाल सरकार को ख़त्म कर देंगे, बहुत बड़ी बात जो है। कई बार होता है डिस्कशन में कोशिश कि करते वहाँ हैं। वायलेंस हो रहा है, इसको ख़त्म कर दो। ये 90 में हो चुका है। तो 99 में जंगल राज को ग्राउंड बन करके लेके आते, लेकिन हुआ क्या था, वो एक्चुअली क्या इमीडिएट वजह थी? इमीडिएट वजह थी मैसेक्योर, लक्ष्मणपुर बाथे में मैसेक्योर हुआ था, और उस ज़माने में दलितों के साथ कई मैसेक्योर्स हुए थे। जो करने वाले लोग थे वो अपर कास्ट मिलिशियाज हुआ करते थे, आर्मी एक आप क्या उसे कह सकते हैं, प्राइवेट आर्मी रखते थे, जो खासकर रणवीर सेना एक ग्रुप हुआ करता था, जो भूमियारों का वो हुआ करता था, ग्रुप हुआ करता था, और वो उन्होंने कई दलितों को वो एक आर्म्ड ग्रुप हुआ करती थी, और उन्होंने औरतों, बच्चों और मर्दों को तो मारा ही है, लेकिन उसमें हमेशा उसमें कोई ये नहीं था, वो औरतों और बच्चों को भी मार देते थे। तो वो मैसेक्योर को ग्राउंड लेकर के गए कि लालू के काल में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये जंगल राज है। मैं कह रहा हूँ कि आज के डिस्कशन में जंगल राज में ये बातें मैसेक्योर कोई बात ही नहीं करता कि वो बैड पुलिसिंग या बैड एडमिनिस्ट्रेशन ओके, तो इस वर्ड का जो ओरिजिन है, ओरिजिन ये है। ओरिजिन ये है दलित इंटरेस्टिंग, इज़न्ट मैसेक्योर। इट? ओके, और मैसेक्योर कौन करता था? अपकास्ट करते थे। ओके। और वो अपकास्ट के साथ कोलिशन किसने किया बाद में? नीतीश कुमार ने किया, जो आपका भाजपा का पार्टी है। तो और ये किसके ऊपर? क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड है, इसके ऊपर जब एक कमीशन बिठाई गई, इसी रेजोल्यूशन ये फेल हुआ, इसमें उनको सरकार रही, राबड़ी देवी जी बनी, उनकी लालू यादव की पत्नी उसके बाद बनी, तो उन्होंने कमीशन बिठाया, उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को वो ख़त्म नहीं कर पाए। तो वो उन्होंने इस पूरे उस पार्लियामेंट डिबेट के बाद एक कमीशन बैठी थी, अमीर दास कमीशन, जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया इसको 5 साल तक। और अगले जबकि उनको कोई चीज़ नहीं दिया गया था, उनको ना ऑफिस दिया गया था, ना टाइपिस्ट दिया गया था, ना बेसिक जो सुविधाएं, वो एक फॉर्मर जज थे और उनको कोई चीज़ इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं दिया था। फिर भी जो इकट्ठा वो कर पाए, उसी से मैं बता रहा हूँ कि ये जो करने वाले लोग थे, ये वही लोग हैं जो आज जंगल राज का उसको बोल रहे हैं। मतलब उनकी जाति के ही लोग थे जिन्होंने जंगल राज फैला रखा था, और वो जाति के लोग फिर डिसॉल्व हो गए भाजपा और जेडीयू में। अमीर दास कमीशन ने नाम डाला था, लिख करके डाला था, सुशील मोदी, सीपी ठाकुर। ये कौन है? ये भाजपा के लीडर थे, और ये जदयू के भी लीडर इसमें शामिल थे, जो जदयू में भी। तो ये जो रणवीर सेना हुआ करती थी, उनके जो फंड करने वाले, उनको जो प्रोटेक्ट करने वाले थे, वो सब डिसॉल्व हो गए इन पार्टियों में, इनके लीडर बन गए। अब जैसी नीतीश कुमार की सरकार बनती है, उन्होंने उसकी वो ख़त्म कर दिया, वो कमीशन ही अबॉलिश कर दिया। नीतीश कुमार ने उस वक्त करण थापर के एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने उसको ख़त्म नहीं किया है, उसका टर्म ख़त्म हो गया था। लेकिन अमीर दास ने खुद तहलका को इंटरव्यू में कहा था कि जैसी वो सरकार आई, हमने उनसे टाइम मांगा, उन्होंने कहा कि अब टाइम नहीं मिलेगा। ये इतिहास में पहला कमीशन था दलितों के मैसेक्योर के ऊपर बना हुआ, या पहला कमीशन किसी भी चीज़ के ऊपर बना हुआ जिसको इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबमिट करने से पहले अबॉलिश कर दी गई। जबकि आप देखें कि जो भी हमारे यहाँ आयोग, जांच आयोग बने हैं, चाहे बाबरी मस्जिद का हो या सिखों के ऊपर जो दंगे हुए, सम ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजिडीज़ की अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया में बात करें, चाहे वो 1984 हो या फिर बाबरी मस्जिद हो, उसकी रिपोर्ट आते आते कब उसका कन्विक्शन होते 30-40 साल लगे, उसकी रिपोर्ट आते आते दशकों लग गई। और ये अमीर दास 4 साल 5 साल से काम कर रहे थे, और इनको बंद कर दिया गया कि तुमने बहुत समय ले लिया है। तो ये कमीशन, ये पहले बार इतिहास में होता कि उस कमीशन को ख़त्म कर दिएगा। तो ये सारी चीज़ें जंगल राज थी। अब जब जंगल राज की बात करते हो तो तुम क्या बात करते हो? तुम एक IAS ऑफिसर की बीवी की, जो एक उसके ऊपर मूवी भी बनी थी, उसमें अक्षय कुमार था। तो कौन सा? मेरे ख्याल में राउडी राठौर था। अच्छा, ओके। अब मैंने ये ऑनलाइन नहीं, ये सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट एक
जो एक सेलेक्टिव इंसिडेंट को चुन करके उसको एक गढ़ दिया गया फिल्म के माध्यम से कि पूरा जंगल राज सिर्फ यही एक इंसिडेंट है। अगर जंगल राज की बात करनी है तो अच्छे से करो ना, लालू को टारगेट ही करना है तो ये पूरा करो ना। अगर और उसके पीछे था कौन? मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि जो रणवीर सेना थी उसका नाम क्यों नहीं लेते तुम? आज आनंद मोहन जदयू में इसके साथ में है। आनंद मोहन उस समय पीपल्स वो भूमियार की पार्टी, वो भूमि पक्का वो अलग हो गया था बीपी सिंह की सरकार से इस नाम से कि आप मंडल कमीशन ने लागू किया, और फिर उसके साथ गठबंधन उसी ज़माने में नीतीश कुमार ने किया, उस समय पीपल्स पार्टी करके थी। तो जितने जंगल राज चलाने वाले लोग लालू राज के अंदर थे या लालू राज में कर रहे थे जंगल राज, वो जंगल राज करने वाले भाजपा और जदयू के लोग में शामिल हो गए, और भाजपा जदयू के लोग इनको जंगल राज बोल रहे हैं। तो जिन्होंने जंगल राज फैलाया वही उसको दूसरे को टारगेट करते हैं जंगल राज का। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो पूरा था, मैंने कई बार इसको अपने पर्सनल से भी कहने की कोशिश करी कि यार जब भी बात एक्चुअल अगर फैक्ट पे बात करना है तो उस पर करें ना। जंगल राज कोई ऐसा बैड पुलिसिंग थोड़ी ना था, उसमें कई मैसेकर हुए थे। और 2002 जंगल राज नहीं है। 2002 में जो गुजरात में हुआ वो 98 में बिहार में हो चुका था। जो गर्भवती महिलाओं के पेट फाड़े गए, ये सारी घटनाएं बिहार में हो चुकी थी। और तहलका की रिपोर्ट में है कि अगर हम उस चीज़ को एक्नॉलेज कर लेते या उसको जस्टिस मिल जाती तो 2002 में इस तरह की घटना नहीं होती। 2002 में कम से कम हम जानते हैं कि मुसलमान महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि बिहार में दलित महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के पेट चीर करके उनके बम्ब को काटा गया। और ये कौन लोग थे? ये प्राइवेट मिलिशिया थी, ये जो प्राइवेट आर्मीज़ हैं, और उनको कभी कुछ नहीं हुआ, किसी में कन्विक्शन नहीं हुआ। आप जितने भी लक्ष्मणपुर बातें देख लो या किसी को भी देख लो। तो ये मीडिया का एमनीशिया भी कह लें कि वो कभी इस मुद्दे को नहीं उठाते। वे जंगल राज का बात कर रहे हो तो बात कर दो, किसने जंगल राज किया? आरजेडी का जैसे इस इलेक्शन में देखें अगर अपन तो वो उनका आई थिंक वोट परसेंटेज स्टिल इंटैक्ट। हाँ, वोट परसेंटेज वही है। हाँ, ऑल्दो उनकी सीटें नहीं आई। हाँ, बट वोट परसेंट उतना ही है। वोट परसेंटेज उतना ही है, 23%। आज ही मैं लगता है एक डिजिटल पब्लिकेशन में सुन रहा था, तो उसको एक सवर्ण कमेंटेटर जो थे इस तरह से अंडरमाइन कर रहे थे कि अरे वो तो 16% यादव हो गया और बाकी मुसलमान हो गया, तो वो जितना है वो उतना ही है। लेकिन 23% का वोट शेयर होना बहुत बड़ी बात है। और 23%। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि उनका एमवाई समीकरण ही बना हुआ है और आगे नहीं बढ़ा है, तो आप ये एमवाई की इंसल्ट कर रहे हो। आप क्या बोल रहे हो कि पूरे एमवाई इज मुस्लिम यादव। माई तो वो हमेशा उसको टारगेट करते हैं। कोई भाजपा को नहीं कहता कि भाई तुम एस पार्टी हो, सवर्ण पार्टी हो। लेकिन वो जब भी नाम लेंगे नीतीश कुमार को लव कुश पार्टी बोलते हैं। लव कुश पार्टी। तो बिहार में ऐसा है कि तो सबका एक सपोर्ट बेस है, उसी के नाम से बुलाया। खासकर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, तो लवकुश कौन थे? वो श्री राम के जो पुत्र दो थे वही लवकुश थे। अब लवकुश की वहाँ पे जो पॉलिटिकल एनेक्डोट्स हैं वो ये हैं कि लव और कुश कुर्मी और कोयरी थे, ये दो जातियों से थे। तो इन दो जातियों ने उनको अपना लिया और इसलिए उनको लवकुश पार्टी बोलते हैं। मतलब आप उनको कास्ट पार्टी लव कुर्मी कोयरी पार्टी बोल रहे हो। आरजेडी को यादव मुसलमान पार्टी बोल रहे हो, और दलित पार्टी को तो बोलती हो पासवान पार्टी हो गया, मूसर पार्टी हो गया, और उपेंद्र कुशवाहा कोयरी पार्टी हो गई। और एचएम जो हिंदुस्तान वो अपना मुकेश सहनी का, उसको मछुआरों की पार्टी बोल देते हैं। ठीक, मल्लाहों की पार्टी, उसको सन ऑफ मल्लाह नाम ही दे दिया, मतलब उसको कह दिया पहले से कि भाई तुम मल्लाह के लीडर हो। ठीक है, तो ये जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये सवर्ण मीडिया का एक टर्म है, उसको बार बार वो रिपीट करते जाते हैं कि एमवाई है, तो वो उस कम्युनिटी के लिए इंसल्टिंग है कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि मतलब 16% 14% जो यादव हैं वो सिर्फ अपनी जाति को वोट दे के चले आ रहे हैं। तुम जो बार बार कह रहे हो कि ये तो राजद का वही सेम वोट परसेंटेज है, क्योंकि यादव है, यादव ही है। और हाँ, तो मतलब उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि इतने 20 30 40 सालों से सिर्फ अपनी जाति को दे रहे हैं। जबकि फैक्ट वो जो CSDS का डेटा है वैसा आता नहीं है। CSDS में तो है कि सवर्ण ही दे रहा है, चाहे भाजपा हारे जीते वो उसी को वोट देता है। ठीक है, जो एक क्लास है।
तो उसमें उसमें ये सारी बहुत बड़ा एक बायस है कि हमेशा उनको ही एक इंसल्टिंग तरीके से, वोटर्स की भी इंसल्ट है, पॉलिटिकल पार्टी की तो जो भी कहें उससे ये नहीं है, लेकिन वो सवर्ण कमेंटेटर ये नहीं सोचते कि भाई आप इस तरह से बोल करके उन लोगों का इंसल्ट कर रहे हो, वो सुन रहे हैं आपको, आप उनको, आपको वॉइसलेस लगता है क्योंकि आप गए नहीं, वो आपको इनविजिबल लगता है क्योंकि गए नहीं, लेकिन बिहार का हर वोटर बोलता है, वो जिंदा है, उसके पास वॉइस थोड़ी, वो गूंगा थोड़ी ना है भाई, आप नहीं गए तो आपको वॉइसलेस लगता है, वो तो अपने दिखा रहा है, आप इधर हिंदुत्व और क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं है उनको, उन्होंने ये देखा हमने क्या नेगोशिएट किया, हमारे लोगों को क्या मिला, तुम उधर कुछ भी बोलो, तो हमने नेगोशिएट करके वो चीज़ लिया है, हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ है, तुमको वॉइसलेस लग रहा है, तुमको लग रहा है कि हमें 5 किलो अनाज दे दिया दे दिया। एक जैसे अनाज वाली जो बात हुई थी उसमें आई थिंक इस बार सबसे बड़ा मतलब कमेंटेटर्स बोल रहे थे 10,000 रुपये दिए, और अच्छा ये बड़ा इसको थोड़ा सा भी एक्सपेंड भी करे क्वेश्चन, तो बोल रहे 10,000 दिए और वोट ले लिया। एक ये था ना कि बीजेपी जीती है 10,000 रुपये अकाउंट में डलवा के और उससे जीत गई, तो ये एक नैरेटिव बन गया। फिर बहुत सारे कमेंटेटर कह रहे हैं अगर ऐसे ही जीतना है 10,000 रुपये दे के तो फिर डेमोक्रेसी का यूसेज क्या है। तो ये 10,000 वाला 10K वाला जो डिस्कोर्स है उस पर व्हाट डू यू थिंक, द 10K डिस्कोर्स? अब देखिए, मैं उस नज़रिए से नहीं बोलूँगा क्या जस्टिफाइड है क्या नहीं जस्टिफाइड है, मैं थोड़ा सा सवाल अगर फ्लिप करके बोलूँ कि 2 महीने पहले जब 1,000 एकड़ अडानी को दिया गया था 1 रुपये में, क्या वो रिश्वत नहीं थी? तो जब एक गृहस्थ महिला को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, वो सारी टेक्निकल चीज़ें सही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो जो किस्तों में पैसे आ रहे हैं वो उसके अंदर आ रहे हैं, जो पहले शायद नहीं आए होंगे, लेकिन अब आ रहे हैं, और वो किस तरह से चुनाव आयोग को डील करना है या पॉलिटिकल पार्टी को खुद वो डील करना है वो अलग है। लेकिन अगर करोड़ों महिलाओं को 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है, तो मुझे तो वो किया जाना चाहिए था, पहले किया जाना चाहिए था, लेकिन क्या वो रिश्वत थी? तो अब उस वोटर की इंटेलिजेंस को आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें पैसे दिया है, तो ऐसे तो बिजनेसमैन के साथ भी होता है ना कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट दिया है आपको, 1 रुपये में हमें 1 एकड़ ज़मीन दी, 1,000 एकड़ ज़मीन आपने 1 रुपये एकड़ करके दे दिया, तो हम आपके साथ डील रखेंगे, तो उनका माफ़ किया हुआ है, लेकिन आप वोटर्स को माफ़ नहीं कर रहे हो। बट फिर वो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में अगर हर कोई ऐसे वोट ही खरीद लेगा तो फिर कोई मुद्दा कोई बाकी चीज़ का क्या रहेगा। ये मेन पॉइंट एक्चुअली ये है कि हर ऑब्वियसली जो बीजेपी ये कर सकती है उनके पास पैसा है, बाकी पार्टीज के पास तो इतना पैसा नहीं है कि खाते में इतने सारे पैसे डाल दें, तो थोड़ा सा इम्बैलेंस तो आई थिंक तो है थोड़ा डेमोक्रेसी का। देखिए, चुनाव तो 2 ही फेज़ में हुआ, 2 ही दिन की हुआ, उसके बाद आपके पास 5 साल का समय है, तो आप 5 साल उनको जितना दे सकते हैं आप उनको जाके दीजिए, आप जितना भी कर सकते हैं अपने लेवल पे जाके कीजिए। राहुल गांधी तो बीच बीच में कई चीज़ें खरीद के दे देते हैं लोगों को, तो वो और कीजिए। अगर वोटर उसी से मान रहा है तो ये तो मुझे तो लगता है अच्छा है, वोटर अब हक तो मांगने लग गया कि मुझे कुछ दो तभी मैं दूंगा। हाँ, और मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ रिश्वत दिया उन्होंने। आप अब फिर से मैं ये डिस्क्लेमर लगा दूंगा कि ये सही गई की बात नहीं कर रहा। मुझे जब भी कोई गरीब को पैसा देता है तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। पॉलिटिक्स वही है, गरीब के पास सिर्फ पॉलिटिक्स ही है और कुछ भी नहीं है उसके पास। उसके लोग एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, पुलिस में नहीं है, जजेस में नहीं है। वो तुम 5 साल सब राज करते हो, जितने भी, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, वो कहीं नहीं दिखते। उनकी ताकत कहाँ है? उनकी ताकत पॉलिटिक्स में है। वो ऑर्गेनाइज होते हैं और फिर सीट जितवाते हैं लोगों को। और अगर वहाँ पे नेगोशिएटिंग पावर उनका है तो उसका इस्तेमाल वो क्यों नहीं करेंगे? अगर आपके अंदर शक्ति है तो आप कीजिए, आपको भी तो समय मिलता है। तो ये मैंने दूसरा भी एग्जांपल दिया कि भाई गौतम अडानी को कोई क्यों नहीं बोल रहा कि आपने चुनाव के 2 महीने पहले उनको फ्री में क्यों ज़मीन दी आपने? तो उसका भी तो एक होगा कि भाई हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो हम इसको जाने ना दें, दूसरी सरकार बदल गई तो हमारा प्रोजेक्ट चला जा सकता है। ये मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, लेट्स से, बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी है, पता नहीं वो फिर कह दे कि मैंने एलिगेशन लगाया है।
सो मुद्दे वो सबके जिन्होंने पैसे लिए वो मुद्दे अपने जानते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने ब्लाइंडली दिया है। मैं बिहार शरीफ से हूँ, तो हमारे यहाँ सड़कें बनी। बिहार शरीफ नीतीश कुमार के नालंदा ज़िले में आता है, वो भी उनका भी होम डिस्ट्रिक्ट है, मेरा भी होम डिस्ट्रिक्ट है। तो हमारे यहाँ विकास हुआ है, कॉन्क्रीटाइज्ड विकास की जो बात करें, तो हमें ये समझना पड़ेगा कोई वन डायमेंशनल कोई मेथड नहीं है। वो जब चाहे एनडीए हो या नीतीश कुमार हो, तो वो हर तरीके से हर सालों भर वो काम वो शुरू रहता है। कॉन्क्रीटाइज डेवलपमेंट के अलावे जो कल्चरल एप्रोप्रिएशन है, चाहे वो लोकल श्राइन का हो, लोकल ट्रेडिशंस का हो, वो भाजपा अपनी तरफ से करते आ रहे हैं। जितने हमारे बिहार के अंदर अभी टेम्पल्स बढ़ गए, हाँ, अब अगेन कोई रिलीजियस ग्रुप नाराज़ ना हो जाए, लेकिन उसके बढ़ने उससे जो उसकी अपग्रेडेशन हुई, उसके अंदर जो एक प्रीस्टहुड पूरा एक क्लास अपॉइंट किया गया। पहले हमारे बिहार में अगर आप देखेंगे तो जो भगवान और लोगों के रिलेशन, बिहार के लोग काफ़ी रिलीजियस हैं, लेकिन जो उनके गॉड्स हैं वो लोकल गॉड्स हैं। वो जो पॉपुलर हिंदू गॉड्स हैं वो नहीं है। ज़्यादातर जो है वो लोकल गॉड्स हैं। और अक्सर हमारे श्राइन और मंदिरों में कोई पुजारी नहीं होता। हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल जो छठ भी आप देखें तो उसमें कोई बीच का आदमी नहीं होता। जो लोग होते हैं डायरेक्ट ही वर्शिप करते हैं। तो अनलाइक वेरी अदर प्लेसेस वेयर यू हैव अ someone to go through to your God, that didn't exist from beginning in बिहार। जहाँ तक मेरी उम्र है, मैंने जितने भी आसपास श्राइन हुआ करते थे, जो लोकल गॉड हुआ करते थे, वो तब कोई मंदिरों में कोई बंदिश नहीं थी। वो कोई होता नहीं था, हम डायरेक्ट ही पूजा करते थे। लेकिन आज अगर आप जाएंगे तो उसके स्ट्रक्चर बदल गए हैं, उसके गेट लग गए हैं, उसका एक चलाने वाला भी एक न्यास हो गया है। और ये न्यास किसके कौन चला रहे? वो बीएचपी के लोग चला रहे। जो पहले दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज हुआ करती थी मोहल्ला लेवल पे, वो पूजा समिति में कन्वर्ट हो गई। और वो पूजा समिति में कौन फंड कर रहा है, और उन पूजा समिति को एक प्लेटफॉर्म पे लाके कौन कर रहा है? हमारे यहाँ जो लोकल जुलूस निकलते थे, प्रोसेशंस बेसिकली लोकल गॉड्स के लिए निकलते थे। उस एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। वो हमारे एक लंगोटा बोलते हैं, वो एक लोकल हमारे यहाँ बाबा हैं जो रेसलर हुआ करते थे। वो हर साल उनके यहाँ लंगोटी चढ़ती है, तो उसका एक जुलूस निकलता था, उसमें लोग लाठी खेलते हुए जाते थे। वो अगेन बहुत ही डिवॉल्व्ड वो जुलूस था। हर मोहल्ले के लोग अलग अलग लेके जाते थे और वहाँ वो श्राइन पे चढ़ता था। अभी के टाइम में वो बजरंग दल के अम्ब्रेला के अंदर सारी जुलूस एक साथ निकलती है, वो अलग अलग जुलूस नहीं निकलती है। तो ये कब हुआ? ये अपोजिशन पार्टी कहाँ थे ये जब चीज़ें हो रही थी? तो अगर एक पॉलिटिकल ग्रुप वो उसको सारी आपके ट्रेडिशन को अपने अम्ब्रेला के अंदर लेके आ रहा है, आपकी पूरी स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम को उस अम्ब्रेला के अंदर लेके आ रहा है, तब आप कहाँ गायब थे? अगर आप सिर्फ इन बातों पे फोकस करके कि तो आपको सिर्फ यही दिखेगा कि ब्राइब कर रहा है इसलिए जा रहा है। आप समाज में क्यों नहीं देख रहे कि भाई हमारे भगवान को कोई चुरा रहा है, हमारे विश्वास को कोई चुरा रहा है, हमारे ट्रेडिशन को कोई चुरा रहा है? तो इस पे तो कोई आप उसको डील ही नहीं करना चाहते। मैं कांग्रेस के लोगों से बात कर रहा था, वो लोग भी घूम रहे थे चुनाव के दरमियान। तो मैंने उनसे समझना चाहा कि आप लोगों से मिलके क्या बोलते हो? तो वो गांधी को रीइस्टैब्लिश कर रहे थे कि हम इस देश को वापस आइडियोलॉजिकली जीत सकते हैं गांधी को इस्टेब्लिश करके, जो कि खुद मेरे पर्सनल ओपिनियन में बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिटिशियन थे मिस्टर गांधी। दलितों के लिए तो बहुत ही कन्फ्रंटेशनल एक उनके साथ रिलेशन है, क्योंकि उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था उनके रिजर्वेशन को लेकर के जब शुरुआत हुई थी। हिस्ट्री जी, उसका एक पूरा इतिहास है। तो कांग्रेस, तो मुझे वो सुनकर के लगा कि वो अभी भी वहीं फंसे हुए हैं, जबकि आइडियोलॉजिकल तौर पे इवन प्रशांत किशोर जो सिर्फ प्रशांत गांधी किशोर को हैं, लगाते जी, थे, इस गांधी बार को। पहली बार गांधी और हाँ, अम्बेडकर को उन्होंने लगाया। हाँ, और वो रैलियों में कह भी रहे थे कि हमारे देश में तानाशाह इसलिए नहीं हुआ कि क्योंकि गांधी ने आज़ादी दिलवाई या वो गांधी ने उस प्रोसेस को रखा। तो वैसा तो है नहीं। आप तो वैसे तो फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को निगेट कर रहे हो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी? जहाँ जो भारत की जितनी भी कम्युनिटीज़ गैदर हुई थी लंदन में, फिर नेगोशिएट किया कि हमें सेफगार्ड्स चाहिए। तो संविधान की वजह से देश में तानाशाह नहीं आया। आपके किसी तो उसका वो गांधी जी उस हिस्सा थे, उसको मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई नहीं थे, वो उसका एक हिस्सा थे। लेकिन कहना कि सिर्फ गांधी जी की वजह से ये हुआ, तो फिर आप जो बाकी क्लासेस की लड़ाई थी आप उसको ये कर रहे हो।
तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो एक अलग अलग डायमेंशंस पे जो लड़ाइयाँ भाजपा आरएसएस जो सालों लड़ती रहती है, जो हमारे स्पिरिचुअल बिलीफ में बदलाव एक तरीके के हाईजैक आना शुरू हो गया, मैं बहुत ही लोकलाइज्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, तो उस पे तो आपकी कोई लड़ाई नहीं है। आप अभी मैंने उनसे पूछा कि ये जो धर्म में आप धर्म को हमेशा बाइनरी में समझते हैं, हिंदू मुसलमान में, तो वहाँ बिहार में लोग कम्युनल नहीं है, पहली बात। हाँ, लोग आज भी भाजपा का जो फॉर्म यूपी में है वो हमारे यहाँ नहीं है, कि आप किसी को कुछ मांस खाने से कोई मार दे आपको आकर के। इनफैक्ट वहाँ तो मांस बहुत ज़्यादा, मटन का तो वहाँ बिल्कुल। डिफरेंट इनफैक्ट लेवल का कल्चर है। आउटलुक में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया था रिपब्लिक ऑफ मटन करके। अच्छा, हाँ तो वो है, हाँ, ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं लोग, ये अलग ही एग्जैक्टली। पूरा वो कल्चर है। हाँ, तो ये यही मैं कह रहा हूँ कि आपको आइडियोलॉजी पे अगर आपको एक लड़ना है, तो जो बाकी जो स्पेस है, एक जो पैरेलल चलता रहता है, वहाँ पे आपको शायद रिक्लेम करना पड़ेगा। आप सिर्फ पॉलिटिकली इनसे नहीं लड़ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी आए तो उन्होंने किसको रिक्लेम किया? छठी मैया को। तो मेन आप स्ट्रीम हो गया अभी तो मेन छठ स्ट्रीम फेस्टिवल सब बिल्कुल। जानते हैं, तो पहले तो बहुत कम लोग जानते तो उनकी आइडियोलॉजी उन्होंने तुरंत छठी मैया कह दिया। तो बिहारी किसको पसंद करेंगे? आपके अंदर क्यों नहीं आता वो? आप फंसे हो कि हमने कहा कि धर्म के नाम पे आप सवाल को क्यों नहीं डील करते? वो कहते हैं हम उनके पिच पे चले जाएंगे, या हम उस सवाल को डील ही नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे कैसे होगा? चेंजेस तो आपको पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, सोशल सब पे लड़ना पड़ेगा। वो सारे नैरेटिव लड़ने, एक तो उनके पास मशीनरी है बहुत बड़ी, आपके पास मशीनरी नॉन एग्जिस्टिंग है। दूसरा जो नैरेटिव है, एक ही नैरेटिव 6-6 महीने चलते हो। अभी मैं भाजपा के एक उसके साथ में एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट काम करते हैं पुणे में, उनसे बात कर रहा था। तो उनकी ऑब्जर्वेशन वो बता रहे थे कि राहुल गांधी पहले संविधान पे आए, फिर वोट चोरी पे आए, और वो एक ही नैरेटिव 6 महीने चला, फिर दूसरा 6 महीना किसी और उसी पे चला। तो भाजपा उतने दिन तक एक नैरेटिव पे नहीं चलती है। भाजपा हर रोज़ उनकी जो वर्कफोर्स है, वो बता रहा था, वो अंदर में काम करता है उनके पीआर एजेंसी के साथ में, कि 200 लोगों की फोर्स है, और वो हर रोज़ एक मीटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे। स्टोरी लिस्ट जैसे हम लोग एडिटर्स को भेजते हैं, वो नैरेटिव लिस्ट भेजते हैं कि हमारे लोकल में क्या हुआ है, और फिर उस सेलेक्ट होती है कि आज सोशल मीडिया पे क्या चलेगा। तो ये सारी चीज़ वो हर रोज़ जनरेट कर रहे हैं। आपके पास वो मशीनरी कहाँ है? अगर आपको इतना, और आप जिन फिगर्स, जिन नैरेटिव, जिन हिस्ट्री को ले के चल रहे हैं, वो उस पे आप नहीं चल पाओगे। उस पे वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। तो जो कमियां हैं, एक्चुअल कमियां, उससे डील नहीं किया जा रहा है। वो सीधा कह रहे हैं ब्राइब करके लेके चले गए, बिहार को जाति पसंद है, बिहार को प्रोग्रेस नहीं पसंद है। तो ये आउटसाइडर आइज़ है। जो बिहार में जिन्होंने एक्सरसाइज किया है, वो अच्छे से समझते हैं कि उन्होंने क्या किया है और तो ये कैसे किया है। जो रिजल्ट भी है, इट्स नॉट वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है। मेरे लिए पर्सनली मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये स्वीप होगा। मैंने ये जानता था कि ये जीत जाएंगे, क्योंकि सोशल कॉम्बिनेशन उनके साथ में थी, और साथ में जैसे मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट भी थी, और जो चीज़ें चलती रहती हैं उसका एब्सोल्युटली कोई काट नहीं है। जो समाज में कथावाचक घूम रहे हैं, जो समाज में लाउड स्पीकर हर रोज़, हर महीने में 4 दिन कोई कथा ऑर्गेनाइज होकर के चारों तरफ लाउड स्पीकर चल रहा है, तो जो लोगों का एक कन्वर्जन हो रहा है एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में, बहुत ही सारी सोसाइटी इसी बहुत तरफ जा रही तेज़ी है, से हो रहा है। तेजी से जा रही है। वो औरतों के साथ हो रहा है, वो आपके फिर आपके फूड बिहेवियर चेंज होते जाते हैं। क्योंकि हम्म, अगर आपकी मेरी मदर नहीं खाने लग गई, तो फिर अंडा भी आप बंद उनके कर बच्चे हो, देते तो हैं। आप कहोगे कि भाई घर में क्यों ही बनवाए। क्यों इनको, अगर, हाँ। और पहले डेज से शुरू होता है कि भाई ये दिन नहीं खाएंगे। तो अगर आपको खाने के मन है और आपकी सबसे बिलवड मेंबर नहीं खाएंगी, तो आप कहोगे ठीक है चलो यार नहीं इनका खाते, मान रखने के लिए। नहीं खाते। तो धीरे धीरे आपके फूड हैबिट चेंज हो रहे हैं। आपका ये जो कंटिन्यूअस एक मैसेजिंग चल रहा है, अगर कभी किसी कथावाचक की सेशन आप अटेंड करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि बीच बीच में वो बहुत कम्युनल ही भी, प्रो मोदी चीज़ें बोलते हैं, या प्रो प्रो मोदी और राइट विंग, कम्युनल भी बोलते हैं वो कम्युनल सब। बोलते हैं, बहुत ही कम्युनल बोलते हैं। तो इसको आप सिर्फ ये सोचें कि नहीं हम इसको इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे, इसको डील ही नहीं करना है, तो आपकी अपनी जबकि ये कथावाचक। वाला जो हाँ, कथावाचक और ये जो हाँ, एक तरह से इन्फ्लुएंसर हैं आइडियोलॉजी के, बिल्कुल तो इस पे कोई ध्यान इतना देता नहीं, देता लेकिन नहीं सबसे है। बड़े हाँ, मैसेंजर ही यही हैं आइडियोलॉजी के। मैसेंजर्स हैं, और आप लिबरल सिर्फ हंस दे रहे हो कि वो ये निकाल हाँ, रहा है, वो कि वो ये ये निकाल जोक रहा है है। ये। हाँ, लेकिन उससे लोग जुड़ रहे हैं उससे, और आपके पास कोई ऐसी, आप उसे रिक्लेम करें ना। अगर आपकी अपनी सोच है, अपनी समझ है, तो आप उन्हें बताएं कि भगवान तो आप ही के हैं,
लेकिन जिस तरीके से आपको अपने भगवान के बारे में चीज़ें समझाया जा रहा है गलत तरीके से, आप उसको करेक्ट भी तो करो, लेकिन आप इतने उसको इंगेज नहीं करना चाहते। तो मेरे ख्याल तो में बेसिकली इसमें अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो बीजेपी और आरएसएस की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत हाँ। डीपर लेवल पे जाते हैं और वो और नीतीश सोसाइटी कुमार की जो एक्सेप्टेंस है बिहार में वो भी उसको बहुत नकार नहीं स्ट्रांग है सकते, वो अभी भी। बहुत ही बिल्कुल। तो उसको हर अक्रॉस कास्ट एक एक्सेप्टेंस है, तो उसको वो भी एक आप उसमें ऐड कर सकते हैं वो भी कि एक मास्टर। हाँ आप पॉलिटिक्स से एग्री करो ना करो, हाँ बट कोई पॉलिटिशियन जो कि एक ऐसी जाति से नहीं आता जब मेजोरिटी है वहाँ पे से बिल्कुल 3% है, बिल्कुल उसके अंदर इतने सालों तक चीफ मिनिस्टर बने रहना, बिल्कुल। उस स्टेट के अंदर एक प्राइम लीडर की तरह, उस चीफ मिनिस्टर की तरह। तो हमें वो समझना पड़ेगा ना कि कैसे बने रहे। पॉलिटिक्स पॉसिबिलिटीज़ है, पॉलिटिक्स में अगर आप ऐसे एब्सोल्यूशन ढूंढेंगे या सिर्फ वोट चोरी मोरालिटी से काम नहीं ढूंढेंगे, चलेगा। बिल्कुल मतलब वो एक मुद्दा, फिर वो जरूरी मुद्दा है डेमोक्रेसी के फिर लिए। अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, हाँ, वो भी मुद्दा है, जरूरी, कोई हाँ, डेमोक्रेसी के लिए जरूरी दोनों है, एक साथ चीज़ें चल सकती है बट कि उससे आपकी इलेक्शन मेहनत कम थी। जीतना, हाँ, इलेक्शन वो जीतना पॉसिबल स्वीप नहीं। होना मुझे तो नहीं लगता। मैंने इस हयात पे रिपोर्ट किया था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि कोई मैनेजमेंट, क्योंकि जो बीएलओ है आपके बीच का ही है, और आप बाद में जा कर के जो कम ऑफिसर्स उसको फिर उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। कलेक्शन जो होता है वो आपके बीच का इंसान होता है, वो लेके जाता है, तो वो मिस नहीं करेगा अनलेस एक दो झगड़े पर्सनल हो, तो वो अलग बात है। लेकिन वहाँ मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है, वो बहुत बड़ी मैन पावर है, और जो कलेक्शन कर रहा है वो आपका इंसान है, आपके पड़ोस का इंसान है। लेकिन बाद में जा कर के वो कर सकते हैं, वो आईएएस लेवल पे हो या जो स्टेट के ऑफिसर्स होते हैं वो करते हैं। तो वो किस तरह से होता है, अनलेस वो कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोर्ट लेड हो, वो नहीं पता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से सिर्फ उस चीज़ पे डाल देना, वोट चोरी हुई होगी, हाई हैंडेडनेस, चोरी वर्ड मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कोई भी सरकार जिस वक्त में होती है उनका अपर हैंड होता ही है। तो वैसे तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी सरकार में थी, खैर वो फिर कहेंगे कि दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है, किसी और एग्जाम्पल को हम ले लें, तो कांग्रेस तो रूल में रहते हुए हारी है, तो वो प्रिविलेज तो आपके पास भी था। अब एक हाई मॉरल ग्राउंड आप ले लोगे कि नहीं हम ये सब नहीं करते, तो आई डोंट नो कि फिर किस लेवल पे हाइपोथेटिकली बोलना ठीक नहीं होगा, जब अनलेस हमारे पास कोई फैक्ट्स हो, वोट चोरी हुई है नहीं हुई है। जो राहुल गांधी जी ने कहा है, उसको मैंने पर्सनली एज ए जर्नलिस्ट वेरीफाई नहीं किया। एज ए जर्नलिस्ट हमें चीज़ों को ऑन फेस नहीं ले सकते, वो जो दिखा भी रहे थे, मैं उनकी बातों को किसी को नकार नहीं रहा, लेकिन प्राइमा फेसी अगर देखे तो कोई अवगत हमें कहे कि ब्राज़ीलियन मॉडल का आना बिल्कुल ही अजीब है, स्ट्रेंज है वो। लेकिन ये सारे जितने भी ब्राज़ीलियन है, उस डॉक्यूमेंट के साथ जो भी लोग गए, सिर्फ एक ही पार्टी को वोट किया। इसको इस्टेब्लिश करना एज ए जर्नलिस्ट अगर हम कहें तो मेरा एडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरा क्या किसी, मतलब इन जनरल मैं जर्नलिज्म में कह रहा हूँ कि आप किसी एडिटर के पास जाओगे, कहोगे कि वो, ये हम कह सकते हैं जो जर्नलिस्ट कि ये फ्रॉड है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दिस फ्रॉड इज टिल्टेड इन फेवर ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टी, इंटरेस्टिंग, अनलेस वी एक्चुअली नो that from somebody in the source that the machine was favoring, or the people who were responsible for machine control was favoring. But just by saying that these fraud voter IDs are there, that we can accept and publish. But whether those fraud favored party, one particular party, वो जब तक राहुल गांधी जी जानते होंगे, so वो एक मेरे ख्याल में और भी इसमें जो जिसको पोस्ट इलेक्शन चल रहा है, जो चाहते थे कि महागठबंधन जीत जाए, उनका जो रीजनिंग है, कोई कह रहा है कि इलेक्शन बायकॉट कर दो, जो लोग इलेक्ट हो के आए उनको बायकॉट कर दो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही लेज़ी कमेंट्री है। आप डील ही नहीं करना चाहते, आप उस लेवल पे जा कर के समझना नहीं चाह रहे कि हुआ क्या, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्या आज चल भी रहा है, आप उसी में है कि वोट चोरी हो गई है, सब की सब चोरी होने से आप 19-20 होता है, आप ऐसा 40-100 का फ़र्क नहीं होता। तो दैट्स ट्रू जी। सुपर, थैंक यू सो मच सागर। हमेशा आपसे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती है। इनफैक्ट इस पॉडकास्ट में मेरी बहुत
प्री कंसीव्ड नोशन थे वो काफ़ी क्लियर हुए। मैं आपको बिहार इनवाइट करता हूँ बिहार, आप बिहार को बिहार आएँ लेकर भी वहाँ की और आप अपनी पॉलिटिक्स को आँख लेके, से देखें। तो मैं हम कभी नहीं गया कहते नहीं हम हूँ। परफेक्ट हैं, हाँ। लेकिन एज अ सोसाइटी हम काफ़ी अच्छे हैं, जो बाकी हिंदी लैंड में एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ, आप भी हिंदी लैंड से आते हैं, तो जिस तरीके से हिंदी लैंड पॉलिटिकली स्पिरिचुअली बदल रहा है, उस मायने में मेरे ख्याल में आज भी बिहार काफ़ी वहाँ पे फ्रेटर्निटी है, तो आप वो इंजॉय कर सकते हैं। शायद हम आपको अच्छी चौड़ी सड़कें नहीं दे पाऊँगा, मैं कहूँगा नीतीश जी ने सड़कें तो बनाई है काफ़ी, शायद वो लग्जरी नोएडा की इस स्टूडियो की ना हो, बट डेफिनेटली हवा थोड़ी ज़्यादा साफ़ मिलेगी आपको, लोग अच्छे मिलेंगे, खाना अच्छा मिलेगा, मटन, और आपको चंपारण मटन। और आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे लगता है इसी प्लेटफॉर्म पे कई चीज़ें, हमारी पहले की जो पॉडकास्ट की भी आपने बात करी, इसी स्पेस में मैं इतना रख पाता हूँ इन चीज़ों को, और मुझे नहीं लगता, मुझे मैं कई जगह एज ए स्पीकर मुझे बुलाया गया है, लेकिन जिस तरह के सवाल आप करते हैं, जो चीज़ें बाहर आ पाती हैं, वो कभी और किसी प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं कर पाता हूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक एंड यू आई होप सागर, you'll keep calling me. थैंक यू। एंड Thank you. लास्ट में इफ़ यू वांट टू रिकमेंड वन रिपोर्ट ऑफ योर्स जो आपने रिसेंटली की और आप चाहते हैं कि रीडर ज़रूर उसको कैरावैन पे जाके पढ़ें, तो यू कैन रिकमेंड वन वन। वैसे तो मैंने लेटेस्ट नीतीश जी की प्रोफाइल करी थी, लेकिन जो मेरे दिल के करीब है, वो मैंने फ्रेंचाइज राइट की हिस्ट्री लिखी थी, कि हिंदुस्तान में वोटिंग राइट जो है वो लोगों ने कैसे जीता था, खासकर जो नीचे तबके के लोग हैं, जो औरतें हैं, हमारे यहाँ वोट का अधिकार का एक लंबा एक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप वो पढ़ें और उसकी ताकत को, उसके इम्पोर्टेंस को समझें, तो प्लीज़ रीड माय फ्रेंचाइज राइट स्टोरी, हिस्ट्री ऑफ फ्रेंचाइज आई राइट्स। थिंक नीतीश वाली आप ये जी, ये मेरी ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट है। हालांकि आप अगर बहुत लंबा पढ़ने के आदी नहीं हैं तो शायद आप बोर हो जाएंगे, लेकिन फ्रेंचाइज राइट वाली स्टोरी छोटी है सुपर। और वो इम्पोर्टेंट मैं स्टोरी है। लिंक डाल दूंगा जी, डिस्क्रिप्शन में। सो दिस वाज टुडेस एपिसोड। इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू कंसिडर बिकमिंग आवर member because that's how we sustain. So either become a member on YouTube or Patreon, but do consider becoming one so that we can bring out more such conversation. Thank you so much for watching this episode.